डांट पड़ रही हो डायरेक्टर की? नहीं मतलब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कास्टिंग भी कर लेते हैं आप। करी थी मैंने। किस मूवी के लिए? जैसे कि आप बोल रहे हैं आप कास्टिंग भी करते हैं। थी हीरो का दोस्त, पहले तो ये टर्म ही गलत है, हीरो का दोस्त वो एक कैरेक्टर है और अभिषेक जिस तरह से काम कर रहा है और बड़ा इंस्पायरिंग भी है वो। जैसे पहले हमारे एक्टर्स थे जो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर थे, जॉनी लीवर, राजपाल सर, वो आते थे और आप हंसते थे। जैसे कि भूमन बाम, उन्होंने कॉमेडी इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू कर दिया था उस पे। आपने कभी फेस किया है? मैं बताऊं कि नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, कि अभिषेक बच्चन भी कहाँ चले, लेकिन वेरी गुड एक्टर। तो ये सच बात है, मर्द को दर्द नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है, किसने कहा? मतलब आपको मेल कंटेस्टेंट को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, आई मीन टू से। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है दोनों तरफ है। रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा है क्या? नहीं मेरे को नहीं सोना पड़ा जी, मैं बिल्कुल नहीं सोया। मेरी फर्स्ट फिल्म थी भूतनाथ रिटर्न्स। सेट पे क्या ट्रीटमेंट होता है? मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है खाने को लेकर। मुझे लगा था कटना कैफे और ऐसी होंगी, पता नहीं कुछ टेंट्रम्स होंगे। और गुलाबन गंज में आपने राजकुमार राव के साथ काम किया, मेरा फेवरेट। अच्छा थप्पड़ मार दिया और वो मेरा रियल रिएक्शन है। तो मुझे लगा अरे जैसे मुझे दलजीत के साथ काम करके बहुत मजा आया, जो मेरे लिए बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। हाँ। क्योंकि मुझे लगा था कि सिंगर हैं। अगर उनकी बात ही चल रही है तो अभी रिसेंटली काफी लोग रील भी बना रहे हैं इस पे कि कॉन्सर्ट की उनकी टिकट पहले ही बुक हो गई थी। बिल्कुल मतलब अच्छा, दिल्ली गुड़गांव से भी महंगा है मुंबई? जी नहीं मतलब मैं जानता नहीं पर्सनली। और ही नहीं जानते नहीं, मैं पर्सनली नहीं मिला। हाँ अच्छा, अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी आने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे शो पे। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वही जो मैं अभी आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी, आपके हिसाब से आपकी सक्सेस जर्नी कंप्लीट हो चुकी है या अभी और सक्सेस पाना है? मतलब अभी तो आई थिंक शुरुआत हुई है। शुरुआत ही हुई है। सक्सेस का मतलब हर किसी की अपनी अलग डेफिनेशन है, लेकिन मुझे लगता है सक्सेस तो कोई पैमाना नहीं है उसका। अब तो जिंदगी भर करते ही रहना है ना। बिल्कुल। आपको अगर इस फील्ड में या किसी भी फील्ड से प्यार है तो आपको कोई एंडिंग पॉइंट तो नहीं है। बिल्कुल। ऐसा थोड़ा है कि कल को मुझे फिल्म फेयर मिल गया, ऑस्कर मिल गया तो वो खत्म नहीं, उसके बाद दोबारा करना है। हर बार नए कैरेक्टर को जीना है। वो तो मोटिवेट और ज्यादा करेगा और करेगा कि और अच्छा बेहतर काम करना है और बेहतर काम करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो सक्सेस मुझे प्रोसेस है वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे एक्टर के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक शाहरुख खान की भी लाइफ में आए, सलमान खान की भी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में भी कभी कभी आता होगा कि काम आपको मिल रहा है, कभी हाथ से जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा एंग्जाइटी और थोड़ा दिक्कत आती है आपको? क्योंकि एंग्जाइटी एक इतना वास्ट टॉपिक हो चुका है, बॉलीवुड में तो सब लोग बात करते हैं। सो आपके हिसाब से? नहीं बिल्कुल। कई बार आप बड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हो और आपको कई बार बहुत बुरा भी लग रहा होता है, और क्योंकि इतनी अनसर्टेन फील्ड है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। उस समय आपके दोस्त बहुत काम करते हैं। आपके पास आपके दोस्त हैं जो कई बार होता है कि आप रात को 2 बजे अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और 2 बजे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वो चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं, जहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, अभी नहीं हो रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, और एज एन एक्टर आपका मेंटली आपको नॉर्मल या फ्रेश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप वो कैरेक्टर या दूसरी चीज़ों पे जा ही नहीं पाओगे। कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि मतलब आप रोल कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हो, आप ना कर पा रहे हो, डांट पड़ रही हो डायरेक्टर की? नहीं मतलब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि 1-2 टेक एक्स्ट्रा हो गए वो, लेकिन इतना नहीं हुआ कि अरे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मशीन नहीं है ना, इंसान है। किसी दिन आपका भी मूड खराब होगा तो आप घर से लड़कर आए हो या घर पे क्या हुआ है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हर बार आपका होना, लेकिन एज ए प्रोफेशनल एक्टर आपका ये काम बनता है कि जो चीज़ें हैं आप पीछे रख कर आए हैं वो पीछे रहें और आगे की जो चीज़ें हैं वो उस तरह से आप परफॉर्म कर सकें। लेकिन कई बार होता है, कई बार वही चीज़ें हावी हो जाती हैं, तो वहाँ पर लेकिन वही डायरेक्टर का काम आता है बिल्कुल कि आपको काम डाउन कर सके और सारी चीज़ें उस तरह से। तो 1-2 बार हुआ है। ऐसा नहीं। जैसे कि आप तो एक्टिंग में भी है जी, और मैंने सुना है कास्टिंग भी कर लेते हैं आप। करी थी मैंने जी। किस मूवी के लिए? बहुत सारी मूवीज हैं। मेरी लास्ट मूवी थी टॉयलेट एक प्रेम का था, जिसमें अक्षय सर थे जी। राम प्रसाद की 13वीं एक फिल्म आई थी। उसकी भी मैं कास्टिंग में इन्वॉल्व था, सीमा मैम ने डायरेक्ट की थी। और उसके अलावा बहुत सारी फिल्म। तो कास्टिंग का क्या पैमाना होता है बेसिकली? क्या पैमाना इन द सेंस कि आप जब कोई रोल आपको आपके दिमाग में आया, जैसे एक तरीके का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपके दिमाग में ऐसा रोल होना चाहिए, और फिर आप ऑडिशन लेते हैं और फिर वो मतलब कैसे आपके पॉइंट से पॉइंट मिल जाता है और आपको लगता है यस ये बंदा है जिसको मैं। आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। कास्टिंग में क्या होता है, आपके पास स्क्रिप्ट आई,
करेक्ट। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, अब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद क्योंकि आपने थिएटर किया और आपको पता है एक स्क्रिप्ट का सेंस है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखेगा, फिर आपके डायरेक्टर साथ मीटिंग होती है। कई बार डायरेक्टर कहता है कि मैं आपको लिबर्टी देता हूँ, आप जिस तरह से सोचना चाहते हैं आप फ्रीडम है, आप करो। और कई बार कहता है कि नहीं मैंने इस तरह का देख रहा हूँ ये कैरेक्टर, इस सर्टेन एज का हो, इस तरह का दिखता हो और इस तरह का एक्टर चाहिए, तो आप उस तरह से फिर शॉर्टलिस्ट करते हो पूरे इंडिया में से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अगर आपका भोपाल का कैरेक्टर तो आपको लगता है किसी को भोपाली आती है तो और ज़्यादा बेटर है, या कोई लखनऊ से हो सकता है, जहाँ भी वो रीजन वाइज होगा उस तरह से, तो आप उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हो 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग। उसके बाद आप उनके एक ऑडिशन शुरू करते हो। ऑडिशन करने के बाद डायरेक्टर से मीटिंग करते हो आप कि ये मेरे हिसाब से ये 10 लोग हैं जो परफेक्ट हैं, अब इनमें से मेरी चॉइस ये लग रही है, आपकी क्या है। तो डायरेक्टर का जो वर्ल्ड उसने क्रिएट करा है फिल्म को लेकर, तो हो सकता है जैसे एक कश्यप सर है, अनुराग कश्यप, और एक है करण जौहर सर जी, वो दो अलग, उन दोनों के गांव भी बहुत अलग है। बिल्कुल, एक वासेपुर वाला गांव होगा तो करण जौहर का वासेपुर वाला गांव नहीं चल पाएगा, तो वो अलग तरह से देखेंगे, उनका बड़ा ब्राइट और अलग तरह से गांव होगा। दोनों गांव की कहानी क्या है, तो उसके अंदर के लोग भी बदल जाएंगे। तो मुझे लगता है वो लग्जरी गांव हो जाएगा करण जौहर के हिसाब से। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो भी अपने आप में एक है दुनिया। बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं और डायरेक्टर क्या चाह रहा है, वो किस तरह का वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहा है, वो कौन सा गांव बनाना चाह रहा है या कौन सा शहर बनाना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। एक बार आप वो समझ जाते हो तो आप उस तरह से प्रोसेस करते हो फिर आगे। आप डायरेक्शन में भी जाना चाहते हैं? होपफुली इन फ्यूचर, अभी नहीं सोचा लेकिन उस बारे में, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर। ओके, सो जैसे कि आप बोल रहे हैं आप कास्टिंग भी करते थे मतलब अगर आपको अब मिलेगा मौका तो ऑब्वियसली करेंगे शायद? नहीं, मैं कर मुझे पास मौका था, मैंने खुद वो करा है, क्योंकि एज एन एक्टर मैं काम करना चाह रहा था। मैं स्टार्टिंग में जब बॉम्बे आया तब आपको उतना आइडिया नहीं था, मैं बहुत साल तक रिजेक्ट रहा कि नॉट फिट एक बड़ा टर्म चलता है बॉम्बे में, कि आप जाते हो, पहले लाइनें लगती थी एक ऑडिशन रूम के बाहर, आप किसी को जानते नहीं हो, पहली बार बॉम्बे पहुँचे हो, कोई आपको नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते, तो बहुत सारी भीड़ के अंदर आप हाथ खड़ा करते थे कि मैं फिट हूँ। आपको नहीं पता अंदर चल क्या रहा है, लेकिन बस आप फिट नॉट फिट वाला करते हैं, फिट नॉट फिट। आपको लगता है मैं क्यों नॉट फिट हो गया, मुझे पता ही नहीं है। मेरी एज तो सेम है, 26 कह रहे हैं या 24 कह रहे हैं, मैं तो सेम एज का हूँ, मेरे को क्यों नहीं ले रही है। तो फिर आपको लगा कि इसके पीछे क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि आप थिएटर करके आए थे, आपको लग रहा है मैं तो किसी भी टाइप का रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल, मुझे बूढ़ा बना सकते हो, मुझे जवान बना सकते हो, मुझे बच्चा बना सकते हो, लेकिन फिल्म मेकिंग के अंदर वो नहीं चलता। फिल्म मेकिंग के अंदर आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ लुक अगर अवेलेबल है, आपको एक बूढ़ा आदमी चाहिए तो है ना, तो मैं एक यंग को बूढ़ा क्यों बनाऊं। अगर कोई स्टार है और आपको लग रहा है कि एक जर्नी दिखानी है तब तो आप करोगे, लेकिन ऑलरेडी एक 55 ईयर्स या 60 ईयर्स का है, तो मैं एक 30 साल के बंदे को या 25 साल के आदमी को क्यों बनाऊं। बिल्कुल, तो वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई, और फिर हम लोगों ने कास्टिंग शुरू करी कुछ फिल्म्स की, ताकि और चीज़ें समझ में आई, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, ताकि मैं डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाऊँ। एज एन एक्टर आपको बहुत हेल्प करी कि एक डायरेक्टर एक्टर में क्या ढूंढ रहा है, तो जब आप ऑडिशन दे रहे हो तो आपके दिमाग में आता है कि वो सीन किस तरह से वर्क होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें वो ढूंढ रहा है। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें। सो एक वर्ड होता है टाइप कास्ट, जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि अगर आप किसी रोल में फिट हो गए पहली बार जी, और फिर उसके बाद जो कास्टिंग डायरेक्टर है सेम टाइप के आपको रोल मिलते जाते हैं रोल, तो वो थोड़ा आपके लिए भी डिफिकल्ट होता है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं जो मेरा कंफर्ट जोन है मैं उसी में चलता रहूं, या कुछ नया? एज एन एक्टर आप चाहते हो कि वो कभी ना हो। अच्छा, आप टाइप कास्ट से आप हमेशा डरते हो और आपको बोरियत लगती है कि भगवान ना करे ऐसा कभी हो। लेकिन इरफान खान को भी यही मिला था सबको। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सबको होता क्या है कि अगर आपने एक बार विलन का कैरेक्टर किया या आपने हीरो का दोस्त का करा या कुछ और करा, तो आपको ना ट्रस्ट भी आने लगता है, डायरेक्टर लगता है इस टाइप का रोल है तो इसे ले लो, उसने बहुत अच्छा किया था, इसलिए वो बड़ा ईजी होता है। लेकिन चक्कर है एक्टर के लिए बड़ा बोरिंग है वो, कि कुछ नया नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है उसमें। अगर एज एन जब स्टोरीज वाइज ना हमारे यहाँ जो कैरेक्टर है ये वाले, खासकर हीरो का दोस्त और जो और कैरेक्टर है, पहले तो ये टर्म ही गलत है, हीरो का दोस्त वो एक कैरेक्टर है बिल्कुल, तो वो जैसे ही उसे करते हैं उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो अगर वो राइटिंग में आपने लेयरिंग नहीं दे रखी या कुछ नहीं दे रखा तो वो एज एन एक्टर क्या करेगा। बिल्कुल, तो वो बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस बन जाता है कि आप जाते हो फिर जॉब लगने लगता है। हाँ। आप एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट आप फील करते हो कि यार मैं सिर्फ ये डायलॉग याद है मैं जाके बोल देता हूँ। कई जगह होता है कि आपको मज़ा आ रहा है, आप सोच रहे हो उस कैरेक्टर के बारे में, कुछ नया लाना चाहते हो। करेक्ट है, तो वो टाइप कास्ट से डर लगता है बहुत। अच्छा, जो भी जाता है वहाँ मुंबई, तो जब भी कोई इंटरव्यू होता है कुछ भी होता है तो एक वर्ड टर्म यूज़ होता है स्ट्रगल,
जिन्होंने स्ट्रगल किया है या स्ट्रगल नहीं किया है, मोस्टली लोगों का यही रहता है कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैं जो भी उनकी स्टोरी रहती है। आपके हिसाब से आपने स्ट्रगल किया है? मुझे पता है, मतलब स्ट्रगल ना ओवर यूज वर्ड लगता है मेरे को। मतलब स्ट्रगल सभी कर रहे हैं ना। ऐसा अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कहाँ था कि IITians 8,000 IITians या 3,000 IITians लखनऊ के, मतलब यूपी के अंदर कोई जॉब पीएन का आया है, उसमें PhD वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा। करेक्ट। अगर जब ये सारी चीज़ें चल रही तो वो स्ट्रगल नहीं है क्या? तो ये वाला स्ट्रगल कैसा स्ट्रगल? और स्ट्रगल ना मुझे लगता है मेंटली ज़्यादा बड़ा है फिजिकल से आपको, और हर पॉइंट पर है कि पहले आप आते हो, आपको रोल नहीं मिल रहा, आप फिट नॉट फिट वाला करते हो, आपको रोल मिलने लगता है। रोल मिलने के बाद आप एक टाइप के टाइप कास्ट हो जाते हो, अब आप उससे लड़ रहे होते हो। फिर अगला होता है कि आपको एज अ हीरो आ गया, आपकी फिल्म वर्क नहीं कर रही या कर रही है, फिर आपको लग रहा है मुझे और करना है। तो हर मोमेंट पर आप सीख रहे हो, वो लर्निंग ज़्यादा है। आई थिंक स्ट्रगल मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर यूज्ड वर्ड लगता है। अच्छा, जो अभिषेक बनर्जी आपके फ्रेंड है, उन्होंने एक कैरेक्टर किया विलेन का, जिसमें आई थिंक पाताल लोक में शायद, मतलब क्या रोल, मतलब बहुत ही अच्छा रोल किया। और दूसरा हम जब स्त्री 2 और उसमें देखते हैं तो एकदम कॉमेडी और ये सारा रोल, तो उसमें से आपको क्या पसंद है? मतलब मैं उनका एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि आपको क्या, मतलब डार्क जो रोल होते हैं वो पसंद है या फिर थोड़ा कॉमेडी? मुझे एक्चुअली में सब पसंद है, और उसका एज एन एक्टर आपको सब पसंद आने चाहिए। और अभिषेक जिस तरह से काम कर रहा है, ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और बड़ा इंस्पायरिंग भी है वो, कि आप अलग अलग ऑप्शन दे पा रहे हो, अलग अलग टाइप के रोल कर पा रहे हो। एज एन एक्टर कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है उसमें, बिल्कुल, कि आप एक तरफ विलन कर रहे हो। अभी 2 फिल्में एक साथ आई उसकी, वेदा जिसमें वो विलन था, बिल्कुल, और एक तरफ स्त्री 2, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल। तो आपको लग रहा है वाह, ये एक्टर का ड्रीम है कि एक ही दिन पे 2 फिल्में आ रही है जिसके अंदर दोनों बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, दूर दूर तक कोई मैच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इंस्पायरिंग है वो चीज़। हाँ, तो मतलब आप लेकिन अभी किस में करना चाहते हैं? मैं सब में करना चाहता हूँ। मैं प्लीज़, मैं अपने आप को टाइप कास्ट ना करूँ ना, एटलीस्ट दुनिया करे तो करे, मैं क्यों करूँ, मुझे सब करना। मुझे ऐसा सुनने में आया, सारे लोग बोलते हैं कि सारे रोल तो ठीक है, लेकिन कॉमेडी की टाइमिंग फिक्स करना वो बहुत टफ होता है कि आप, मैं देखिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। क्योंकि कॉमेडी का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप एक तो होती है सिचुएशनल कॉमेडी, एक कहानी के अंदर होती है। जैसे आपको एग्जांपल बधाई हो, वो सिचुएशनल कॉमेडी है। हाँ। वहाँ कोई, जैसे पहले हमारे एक्टर्स थे जो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर थे, जिन्हें सिचुएशन की जरूरत नहीं होती थी, वो कर लेते थे। जॉनी सर, हाँ, जॉनी लीवर, राजपाल सर, वो आते थे और आप हंसते थे, करते थे, वो लगता था कैसे कर रहे हैं यार। हाँ। तो वो सिचुएशन के बिना भी कॉमेडी कर सकते थे जी। लेकिन वही है कि दोनों अलग अलग टाइप के हैं, फिजिकल कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी के आपके अंदर है तो आप एक हद तक बहुत ही अच्छा कर लोगे। अगर आपके अंदर नहीं है वो सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिल्कुल, वो मुश्किल काम है। मतलब सीरियस होना फिर भी हो सकता है, हाँ, कि मुझे ऐसा बैठा दिया गया है, मैं चुप बैठा हुआ और एकदम सीरियस हो गया, बिल्कुल। आपने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया, कुछ करा, और सामने कुछ तो दिखा दिया आपने विजुअल, हाँ, जहाँ पर कुछ तो चल रहा है, आग लगी हुई है, कुछ कर रहा है और मैं देख रहा हूँ बस, हाँ, तो वो एकदम सीरियस वाला हो जाएगा। लेकिन अंदर से ऑब्वियसली बात है, मुझे फील करना पड़ेगा सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है वो एरिया फिर भी आप कर सकते हो। कॉमेडी के अंदर है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको बस टाइमिंग है, और वो अगर है तो है जी, बिल्कुल। वहाँ पीछे अब टंग टंग कुछ म्यूजिक दे दो, उससे नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे विक्की कौशल का भी मैंने अभी देखा, सैम बहादुर करेक्ट, एकदम अलग, और अभी बैड न्यूज आई उसमें भी बिल्कुल अलग, बहुत अच्छे स्टार्टिंग से कर रहा है। मसान में बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स कर रहा है वो। उरी के अंदर बहुत अच्छा था, हम लोगों ने साथ में थिएटर किया है, और मैं मतलब जब से मैंने उसे देखा है और उसकी ग्रोथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ से कहाँ तक वो गया है, और किस तरह से अभी उनकी एक और फिल्म आ रही है छावा, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं बहुत देखना चाहूँगा कि इस बार उसने क्या किया। और एज एन एक्टर आपको बहुत मज़ा भी आता है कि आपके आसपास के लोग किस तरह से नए नए कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं, जिनको आप पर्सनली जानते हो और आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये कैसे किया, अच्छा ये कैसे हो रहा है, तो ये बड़ा मज़ेदार है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मेरी कॉमेडी की बात चल रही थी, आजकल जैसे कि भूमन बाम, उन्होंने कॉमेडी इन्फ्लुएंसिंग करना शुरू कर दिया था उस पर, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के आई डोंट नो कि ज़्यादा फॉलोअर की वजह से काफ़ी सॉरी मतलब अनएक्सपेक्टेबल वो मिल रहे हैं, उनको रोल मिल रहे हैं मूवीज़ में, कई में मैंने देखा है। जैसे भूमन बाम का, चलो अच्छे एक्टर हैं वो, लेकिन कईयों को, ऐसे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कईयों को ऐसे रोल मिल जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को जी। तो आपको नहीं लगता कि एक्टर्स का फिर वो
थोड़ा सा पैरामीटर गिर जाता है या ऊपर हो जाता है? नहीं, मुझे क्या लगता है, एक तो पहले ना इसमें प्रोड्यूसर्स को समझना पड़ेगा। प्रोड्यूसर जो काम दे रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी अच्छे एक्टिंग कर रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप फॉलोअर्स देख के जब कास्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। बस आप फॉलोअर्स देख के नहीं कर सकते, आपको उस कैरेक्टर के लिए ट्रुथफुल रहना पड़ेगा। कि आपके जो फिल्म के अंदर कास्ट हो रहा है वो उस कैरेक्टर में फिट है, वो उसका जस्टिस कर पाएगा। आप उससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपकी फिल्म को खुद ही प्रॉब्लम होगी या आपके सीरीज़ को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। तो आई थिंक वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, या ऊपर चैनल या जो भी फिल्म बना रहे हैं उनको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो काम करना ही चाहेंगे ना, बिल्कुल, हर कोई काम करना चाहेगा। जी जी। तो उनको ब्लेम करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, नेपोटिज्म का भी बड़ा उठता है, हर इंसान पूछता है नेपोटिज्म के बारे में। आपको सबसे पहले तो यही बताइए, नेपोटिज्म आपको सही लगता है या गलत? क्या नेपोटिज्म, मतलब इतना ज़्यादा बातचीत हो चुकी है इस पर कि मुझे लगता है कि अब क्या ही बात बोलेंगे। आपके हिसाब से फिर भी नहीं, क्या नेपोटिज्म का आप बताओ कि आपने कभी फेस किया है? मैं बताऊँ कि नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। हर फील्ड में, हर फील्ड में। लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि नेपोटिज्म जब आप वर्ड यूज़ करते हैं हर फील्ड के अंदर फिर भी निकल जाता है, लेकिन जब आप आर्ट की बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं या किसी और गेम्स की बात करते हैं, वहाँ पर नेपोटिज्म कैसे वर्क करेगा? आप आ सकते हो, रणबीर कपूर बहुत ही अच्छा एक्टर है, आलिया भट्ट बहुत ही अच्छा एक्टर है, तो वो कर रही है तो आपको सही लगता है? बिल्कुल। उनके बारे में कभी बात नहीं होती नेपोटिज्म की जी। तो जो भी अच्छा है। आलिया भट्ट का मुझे लगता है आज तक कभी नाम ही नहीं आया नेपोगेट में। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है, राइट। कई बार होता है क्या नेपोटिज्म में, मुझे लगता है कि कईयों को ज़्यादा चांस मिलते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस है, अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है तो चलेगा, तो चलेगा। अगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो नहीं चलेगा। वो चाहे नेपोटिज्म, उनके पास चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतना प्रेशर भी होता है। ऐसा नहीं कि उनका प्रेशर भी है, क्योंकि उनके पास एक पीछे से जर्नी चलती आ रही है फैमिली की, सबकी, उन्हें ज़्यादा प्रूव करना है। आप बाहर से आते हो, आपकी लाइफ में अलग तरह का एक स्ट्रगल रहता है कि आपको पहले कोई जानता नहीं, आप धीरे 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 ग्रोथ करते हो। वहाँ पर उनके पास वो लिबर्टी है, लेकिन वही है कि फाइनली तो ऑडियंस है, और नेपोटिज्म हर जगह है। तो मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, मैं सच बताऊँ तो, कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन हाँ होता है, वो हर फील्ड का है। वो हर फील्ड में होता है, तो ऑब्वियसली, कि मतलब जिसके मतलब पापा मम्मी अपने बच्चे के बारे में तो पहले ही सोचेंगे। आप बताइए। मैं तो अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। तो मैं सोचते आई डोंट थिंक सो कि ये नेपोटिज्म वाला उतना बड़ा है। आर्ट फील्ड के अंदर ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से आता है, क्योंकि आप सामने देखते हो। अगर आपके कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपको पता ही नहीं पीछे कौन चला रहा है, बस बॉस बन गया एक, चला कोई और रहा है, वहाँ पर तो फिर नेपोटिज्म वर्क कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिल्म के अंदर तो आपको दिखना है, आप वहाँ क्या छिपा लोगे? करेक्ट। कैसे छिपाओगे? तो 2 फिल्में मिलेंगी, 3 मिलेंगी, उसके बाद आप रिजेक्ट कर दोगे तो नहीं होगा ना। पापा ही पैसे नहीं लगाएंगे। सही बात है। पापा ही कहेंगे कि बस कर भाई। सही बात है। अभिषेक बच्चन को ही ले लीजिए आप, कि अभिषेक बच्चन भी कहाँ चले, लेकिन ही इज अ वेरी गुड एक्टर। हाँ, अभी मूवी आई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनका काम। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और आई थिंक उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे रोल्स भी किए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको उस कैटेगरी में रखना भी चाहिए। वो नेपोगेट में नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से चले ही नहीं, अब आके चले। वो बहुत अच्छी मूवीज करी है उन्होंने इस वक्त, मुझे बहुत पसंद थे वो, युवा में बहुत पसंद थे। उनकी काफ़ी सारी फिल्म जो मुझे काफ़ी पसंद है, और काफ़ी मैच्योर कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उनको उस कैटेगरी में ना डाले तो अच्छे लगते हैं, वो सही है। अच्छा, आपकी मूवीज से निकल के आया है एक मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता? मूवीज आपने डायलॉग सुना होगा ऑब्वियसली। जी जी जी, बिल्कुल सुना। तो ये सच बात है, मर्द को दर्द नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है, किसने कहा? मर्द को बिल्कुल दर्द होता है, वो डायलॉग अच्छा लगता है लेकिन होता है। अच्छा, जो मेल कंटेस्टेंट है उसको कम मौके मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल इन व्हाट सेंस? मूवी में, जैसे कि अगर मतलब आपको मेल कंटेस्टेंट को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, आई मीन टू से। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है दोनों तरफ है। मेल को भी उतना ही स्ट्रगल है, फीमेल के लिए भी उतना स्ट्रगल है। इनफैक्ट फीमेल के पास टाइम पीरियड मुझे लगता है कम होता है इनफैक्ट, मेल के पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। अच्छा। कि अगर आप देखोगे 35, 40, 45 में भी आते हैं, बोमन ईरानी उस एज में आए थे, बहुत सारे रोल्स भी होते हैं उनके लिए। फीमेल के लिए रोल्स भी बहुत कम है, जो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, हमें ना अपना राइटिंग को लेकर ज़्यादा सोचना चाहिए, जहाँ पर हम राइटर्स को, नए राइटर्स को चांस दें, नई कहानियाँ आएँ और नए कैरेक्टर्स आएँ, तो उसमें ज़्यादा बेटर निकल कर आएगा। तो फीमेल के पास भी अगर आप फिल्म में देखो तो कितने रोल होते हैं फिल्म के, कितने होते हैं कैरेक्टर, माँ,
सही बात है। हीरोइन, उसकी दोस्त, बस हाँ करेक्ट। एक दो चाची मामी, एक बस इतना ही ना। वो भी अगर चाची मामी वाली फिल्म है तो, नहीं तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, राइट। और फिर मेल्स के पास है फिर भी, बिल्कुल। तो वो तो उल्टा हो गया इनफैक्ट। हाँ बट ये सुनने में आता है कि स्ट्रगल कम करना होता है लड़कियों को। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत है यार, किसने कहा आपको? बहुत स्ट्रगल है उनके लिए। स्ट्रगल, फिर वही स्ट्रगल आ गया। स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल नहीं मतलब, लेकिन वही है कि चांस मिलना, क्योंकि आप अच्छा आपका बैकग्राउंड तो था नहीं ना मूवीज का? नहीं। तो आपको भी कभी कभी ऐसा, मतलब आपका भी ऐसा रहा है क्या उस पे रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं सोना पड़ा जी, मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। मैंने बहुत अच्छे से खाया है, मुझे बहुत अच्छे से, मैंने जितना भी टाइम निकाला है, क्योंकि मैं और चीज़ें कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा काम मुझे मिल रहा था, मुझे बहुत सालों बाद काम मिलना शुरू हुआ। मेरी फर्स्ट फिल्म थी भूतनाथ रिटर्न्स, जिसमें मिस्टर बच्चन के साथ मैंने पहला दिन ही शेयर किया था, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने पहला शूट फर्स्ट डे जो फिल्म का था वो मिस्टर बच्चन के साथ था। करेक्ट है। और उनके साथ मुझे 35 मिनट्स कैरम खेलने को मिला, जो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर अब मेरा हो गया कि मैंने अब कैरम के साथ तो ऐसी याददाश्त जुड़ी है ना कि अब मुझसे वो कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। अच्छा कैसा ऑरा होता है उस, मतलब जब अमिताभ बच्चन आए होते हैं सेट पे, और क्या माहौल होता है? मैंने मतलब मुझे नीतीश सर ने थोड़ा सा वो कर दिया था कि मैं गया सेट पर, शांति। अच्छा। बहुत अच्छा सेट था। आपको लगा सारे सेट ऐसे ही होते होंगे, और फिल्मों के अंदर कईयों में नहीं मिले ऐसे। लेकिन उस सेट पर बड़ा शांति थी। बच्चन साहब आए, बहुत प्रोफेशनल, वो सबने बोला होता वो टाइम से आते हैं, तो मुझे लगा अच्छा बोलते होंगे, आते नहीं होंगे शायद। वो आ गए टाइम से 5 मिनट पहले। अच्छा। तो 5 मिनट पहले पहुंचे और उन्हें सारी लाइन्स याद, सब कुछ याद। एक सीन चल रहा था, इतना लंबा लेंदी सीन था, स्पीच थी उनकी, और मुझे लगा कि अच्छे एक्टर्स को ना तो टाइम लगता है। टेलीप्रॉम्प्टर लगाया गया, सब कुछ लगाया गया, मुझे लगा अच्छा पढ़कर बोलेंगे ऐसा। मैं भी देख ही रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, थिएटर से गया हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि अच्छा क्या होगा। उन्होंने हटाया, उन्होंने कहा हटाओ इसे, क्या कर रहे हो ये, हटाओ हटाओ, हटाया। उसके बाद उन्होंने लाइन्स बोलनी शुरू कर दी, क्या परफॉर्म किया। मैं ऐसा हुआ कि मैंने कहा ओ, इस एज के अंदर ये एनर्जी, ये डेडिकेशन। मैं उस दिन से समझ गया कि भाई सिंपल सी एक ही लाइफ है, आप मेहनत करो। और वो बंदा अभी भी उतनी ही मेहनत करके आ रहा है। बिल्कुल। आप ये नहीं कि मिस्टर बच्चन आप बन गए हैं तो खत्म होगी मेहनत, आप मेहनत और करनी है, और करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद और ज्यादा है अब। बिल्कुल। तो क्या पैशन था। पिंक में क्या काम किया उन्होंने, मतलब बहुत सारी फिल्में, मतलब उनका तो मतलब नाम ही नहीं ले सकते, बट मतलब उनका आप क्या मतलब। अच्छा ये बताइए ट्रीटमेंट कैसा होता है, मतलब कि एक साइड एक्टर और एक मेन लीड सेट पे क्या ट्रीटमेंट होता है? अभी फिर भी बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी है। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है खाने को लेकर। अच्छा। खाने में लेकर ना, जैसे हम लोगों को नहीं है उतनी ऑब्वियसली अभी इस सिचुएशन में, लेकिन मुझे लगता है एक ए सेक्शन होता है, एक बी सेक्शन होता है, एक सी सेक्शन बनाया होता है, जो खाने को अलग कर रहे होते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा खाने को, मतलब कि उनके लिए कम वैरायटी, या फिर वैरायटी भी हो सकती है, एक शायद वो खाना उतना बेटर ना हो, या उन्हें उस स्पेस में ना जाने दिया जाए, दूसरे स्पेस में रखा जाए। तो वो एक जो सेक्शन कर रहे होते हैं, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है, उसे नहीं करना चाहिए। खाना सबके लिए सेम होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, ताकि सब लोग वो हो सकें। और वैनिटी जो होती है, वो वैनिटी को लेकर होता है, कई लोग जैसे वैनिटी को लेकर मेरा कभी उस तरह से फाइट नहीं हुआ है, लेकिन वैनिटी को लेकर प्रॉब्लम होता है। कईयों को सिंगल वैनिटी चाहिए, किसी को बड़ी चाहिए, किसी को, लेकिन वो होता है कईयों की मीटिंग हो रही है, मीटिंग है, टाइम नहीं है, तो कहीं कहाँ आकर बैठेंगे। तो कई बार समझ में आता है कि वो चाहिए आपको, रीजनिंग है, लेकिन वो सही रीजनिंग भी होनी चाहिए। कई बार वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, आप पहुँचते गांव के अंदर जहाँ पर वैनिटी आ ही नहीं सकती, अब वहाँ पर आपको भी वैसा देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को कि यार नहीं आ पा रही, इट्स ओके, मुझे पता नहीं आ पाएगी। वहाँ पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकर आओ। तो दोनों पार्टीज को समझना पड़ेगा, बस उतना है। कई बार एक्टर समझते हैं, क्योस काफी मतलब होते होंगे ना मूवीज के टाइम पे। अब देखो घर के अंदर 4 लोग होते हैं तो क्योस हो जाता है। बर्तन जहाँ होंगे खटकेंगे। कभी हुआ है क्या ऐसा कि शूटिंग नहीं करनी है, अब खत्म शूटिंग, नहीं हो रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है शूटिंग? ऐसा तो होता है, मतलब कई बार हो चुका है कि मेरी वजह से नहीं, औरों की वजह से, औरों की वजह से। कोई स्पेसिफिक मोमेंट आपको याद है ऐसा कुछ? है, लेकिन मैं क्या बताऊँ बहुत बड़े लोग एक्टर हैं और नहीं, लेकिन वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और क्रिएटिव फाइट थी। कोई प्रोडक्शन को लेकर किसी ऐसी छोटी चीज़ के ऊपर फाइट नहीं थी, तो वो क्रिएटिव फाइट थी। क्रिएटिव फाइट इन द सेंस कि डायरेक्टर को कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स समझ में आ रही है और एक्टर को उतनी समझ नहीं आ रही है। डायरेक्टर कह रहा है इस तरह से होगा, तो वो दोनों का नहीं मिलना शूट को डिले कर रहा था। ओके। तो लेकिन वो बहुत खर्चा है उसमें, पहले से आपको समझना पड़ेगा कि पहले ही वो चीज़
कंट्रोल में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कभी आपके कभी सुना हो या आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा भी हुआ है कि आधी मूवी रुक गई हो फाइट्स और क्योसिस की वजह से? बिल्कुल, मैंने मतलब सुना है, मेरी फिल्म नहीं रुकी अभी तक हाँ। ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ है कि अच्छा। कई फिल्में बड़े बड़े एक्टर्स की, हम्म। आई थिंक गोविंदा सर की अभी कोई फिल्म आई थी थोड़ा टाइम पहले जो 7-8 साल बाद रिलीज हुई थी, हम्म। ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की भी रुकी है। हम्म। वही होता है कि कई बार प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ हो जाता है, फिर डेट्स नहीं मिल रही होती, फिर लंबा चलता चला जाता है, और फिर आपको लगता है अब इसमें पैसे और लगाने की ज़रूरत भी है, या तब तो ओल्ड स्टोरी पुरानी हो गई है। हाँ, तो उसके पीछे बहुत रीजनिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो वो बहुत बुरा चीज़ है, क्योंकि एक्टर्स के लिए या सबके लिए इतनी मेहनत लगी होती है और वो आता ही नहीं है फिर। अच्छा, जो शूट के टाइम पे जो आसपास जो भीड़ दिखती है मूवीज में, जैसे रोड, तो वो भी कास्टिंग के हुए लोग होते हैं या फिर जनरल पब्लिक होती है? वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा, वो भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जितनी भी भीड़ दिखाई जाती है? मोस्टली वैसा करा जाता है, क्योंकि आपको एक अब डिपेंड करता है कि अगर आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप पूछते हो आसपास के लोगों से कि आप कुछ लोग ला सकते हो क्या, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, पीछे कोई हंस रहा है तो फिर वो शॉट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं उसके लिए भी, कि वो जो पीछे हैं वो भी अगर नारा लगाना है या कुछ करना है तो वो उसमें से नहीं कर रहे लोग, क्योंकि वो तो नॉर्मल आए हैं लोग, करेक्ट है, शर्मा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो आपको वहाँ पर भी प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। हाँ। हर चीज़ के लिए, कि एक पार्टी का सीन है तो उसमें भी लोग लगेंगे आपके, या फिर कहीं किसी नेता का कोई सीन चल रहा है या किसी ऑफिस का सीन चल रहा है, तो आपको आसपास लोग चाहिए वो, बिल्कुल, ताकि वो और ज़्यादा लोग दिखाने होंगे और ऑथेंटिक भी लगे जी। ऑथेंटिक भी लगेगा ना कि अगर सारी चीज़ें होंगी तब। हाँ। तो अच्छा, ये अभी आजकल ना बहुत चल गया है कि रीजनल कंटेंट जो आजकल मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, और जैसे कि पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी मतलब सारी ही मूवी बहुत ही इमेजिनरी दुनिया में बनती थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी बन रही है। उस पर आपका क्या कहना है? और लोगों को पसंद भी आ रही है, जैसे कि BA पास, कौन सी थी, 12th पास, 12th फेल, यस करेक्ट, बहुत अच्छी मूवी थी। तो अब रीजनल और अच्छा डीप में जाके रीजनल कंटेंट लेते हैं कि वहाँ की भाषा बोलते हैं, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है मूवीज़ में। तो उस पर आपका क्या कहना है कि पहले और आज की मूवी में कंपैरिजन करें तो? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बार बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अभी लोगों को ये पसंद आ रहा है, फिर कुछ और पसंद आएगा, और अच्छी बात है कि अगर हर टाइप के जगह के लोगों को काम मिल रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। अगर आप कंतारा देखो, साउथ की फिल्मों को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, या मुझे लगता है अच्छी स्टोरी कहीं की भी हो, उससे मैटर नहीं कर रहा। अगर उसकी सोल सही है ना, उस कहानी में इमोशन सही है, वो ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, तो आप कुछ भी बनाओ वो चलता है। करेक्ट है। लेकिन अगर आप कुछ भी बना लो और पैसा कितना भी लगा लो, कितना भी कैसी बड़ी कास्ट ले आओ, लेकिन अगर वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो रहा, वो इमोशन सही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो रीजनल हो, या आई थिंक रीजनल नहीं कहा जाएगा क्योंकि है तो हिंदी। अगर हम दंगल की बात करें, वो रीजनल फिल्म नहीं थी, हरियाणा में बेस थी, हरियाणा का एक डायलेक्ट लिया गया था, लेकिन एक्टर्स तो सारे वैसे ही थे। लेकिन भाषा पे थोड़ा सा गौर किया गया था ना। बिल्कुल, मतलब ये अच्छी बात है ना कि हम और थोड़ा और ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के हैं तो बिल्कुल, मथुरा के हैं तो मथुरा वाली भाषा बोलने की कोशिश हो रही है। लोगों के लिए रिलेटेबल ज़्यादा हो जाता है जी, करेक्ट कि आप वहाँ का है तो वहाँ की भाषा बोल रहा है तो मेरे और क्लोज हो जाएगा, अगर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे उससे। और आप बड़ा मतलब आप कहाँ से हैं? सॉरी, मैं मतलब वही मथुरा साइड से ही हूँ ना। अगर आपको ऐसे ही कोई डायलेक्ट मिलेगा जो सही नहीं बोल रहा, तो आप कहोगे तो मथुरा का नहीं है, ये तो कहीं और का है, मैं तो नहीं मानती। करेक्ट है। अगर वो बोल रहे मथुरा को तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल वैसा बोल रहा है, मेरे घर में जो वो आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अब जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, एक क्वालिटी होती है किसी एक स्पेसिफिक एक्टर की जो उसको इतना बड़ा बनाती है, राइट? तो मैं उनके नाम लूँगी, आप मुझे बताना कि उनमें ऐसी क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है, राइट? तो शुभ मंगल सावधान में आपने काम किया था आयुष्मान जी के साथ, आयुष्मान खुराना। क्या ऐसी क्वालिटी है जो इतना बड़ा एक्टर बहुत कंफर्टेबल है वो। अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है चीज़ों को लेकर, बहुत समझदार उस तरह से हैं कि चीज़ें उन्हें शेयरिंग करने में या बातचीत करने में और सारी चीज़ें, स्टोरी में क्या चल रहा है उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं वो। अच्छा, कि स्टोरी किस तरह की है। तो उनकी फिल्म्स भी देखोगे तो वो बड़े अच्छे से चूज़ करते हैं अपनी फिल्म्स, कि बधाई हो, शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, अंधाधुन। अगर आप उनके देखें तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं और साथ में अलग अलग स्टोरीज हैं, बिल्कुल एक सेम पैटर्न नहीं है, अलग अलग चीज़ें उठाई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है उनका स्टोरी चूज़ करने का ढंग बहुत अच्छा है। अच्छा, फोन बूथ में कटरीना के साथ काम किया है आपने? जी, मेरा बहुत सादा था नहीं उनके साथ, लेकिन हाँ मुझे मौका मिला था उनके साथ थोड़ा सा काम करने के लिए। तो
मतलब कैसी हैं वो? मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, क्योंकि मुझे लगा था कटरीना कैफ है और ऐसी होंगी, पता नहीं कुछ टेंट्रम्स होंगे, दिमाग में इमेज। करेक्ट है। लेकिन वहाँ पहुँचा बहुत रिलैक्स थी वो और बहुत चिल थी। कि मेरा उनके साथ एक डायलॉग था, मुझे याद है, उन्होंने बड़े आराम से कहा कि अच्छा आप बोलो, फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा अच्छा मैं भी बोलती हूँ। इतने स्वीटली बोला कि आपको लग रहा है कि ये इतना सालों से जो काम किया है वो कहीं नहीं था, वहाँ पर एक्टर टू एक्टर कॉन्वर्सेशन था। करेक्ट। तो आपको लगा ये तो बहुत ही सही है। मैं क्यों जज कर रहा था पहले, हाँ। तो वो अपने ऊपर उल्टा शक होने लगा कि अरे खुद जज नहीं कर रहा, आप जाओ मिलो। और कई बार दिमाग में इमेज आती है, हाँ। तो वो उतना टाइम से इमेज बनती रहती है कि आपको लगता है पता नहीं कैसे होगा। हाँ। लेकिन वो बहुत स्वीट थी। और गुलाब एंड गन्स में आपने राजकुमार राव के जी। साथ काम किया। मेरा वो फेवरेट मेरे वो सीनियर भी हैं श्री राम सेंटर से भी, और जिस थिएटर ग्रुप से मैं आता हूँ वहाँ से भी, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग आदमी है। मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अभी, और बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं मतलब उनसे जब मिला हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हूँ उनके साथ। एक तो बहुत सपोर्टिव है एज एन एक्टर, इनसिक्योरिटी नहीं है, तो वो सीन पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं बजाय इसके कि मैं एक्टर हूँ, मेरा होना चाहिए, तेरा ठीक है। अच्छा। जितने भी लोग हैं उस जगह पर वो सब बड़ी एक्टिंग करें या सब लोग सही से करें, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। तो वो मुझे लगा कि वो बंदे में बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं है, वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत मज़ेदार है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाते हो। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, वहाँ मैंने एक मूवी, मतलब इस सीन को मुझे याद आया जिसमें आप अंधेरे में बैठे हुए हैं दोनों लोग और वो आपको थप्पड़ लगाते हैं। हाँ, तो कितनी बार टेक हुआ उसका? अरे वो इम्प्रोवाइज था एक्चुअली में, होना नहीं था वो। अच्छा। वो कहीं प्लान नहीं था। तो हाँ। हम लोगों ने अपना रिहर्सल करी और हमने टेक करा। वैसे जब टेक कर रहे हैं तो अचानक से राज भाई ने अचानक थप्पड़ मार दिया, और वो मेरा रियल रिएक्शन है। तो मुझे लगा अरे ये तो हमने सोचा नहीं था। लेकिन आगे क्योंकि हम लोग इतना इम्प्रोवाइज कर रहे थे सीरीज के अंदर, राजन डीके सर ने इतनी लिबर्टी दे रखी थी, तो हमने आगे सीन्स बढ़ाते चले गए, लेकिन वो प्लान नहीं था। अच्छा, वो मतलब वो उसके बाद आपने टेक नहीं लिया, कंटिन्यूअस करते रहे, मतलब वो होता ही है। वाह वाह। तो एज एन एक्टर यही मजा आता है कि उन्होंने कुछ दिया है नया, तो वो मैजिक वहीं क्रिएट होता है। बिल्कुल। अब मैंने काफी इंटरव्यूज में भी सुना है कि वो खुद तुरंत कुछ करते हैं। जी, वो सेम डिट्टो नहीं करते हैं, वो कुछ करते हैं अपना नया। तभी वो एक्स फैक्टर है। मतलब वो जो हम कहते हैं कि वो अपने सीन को किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, जितना लिखा हुआ है एक्टर को उससे ऊपर लेके जाना होगा ना। अगर वो सेम ही उतना ही करेगा तो फिर तो नहीं, फिर वो राजकुमार राव नहीं है, फिर कोई और है। बिल्कुल। इसलिए राजकुमार राव है कि वो और आगे को सीन्स को और आगे बेटर करते हैं। अच्छा, इन लोगों की कुछ जो डाइट वगैरह होती है वैसा कुछ ऐसा बहुत स्पेसिफिक फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आप किस रोल को कर रहे हैं। अगर आप मुझे मोटा होना है तो फिर आप कहोगे खिलाओ यार, बहुत सारा खाऊंगा मैं। और आपको लग रहा है कि नहीं पतला होना है या आपको फिट होना है, तो फिर आप कहते हो कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, क्योंकि आपको 2 महीने बाद एक रोल के लिए फिट होना है। बिल्कुल। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। कुछ अच्छी स्टोरीज भी होती होंगी, कुछ यादगार ऐसी चीजें हुई हों आपके साथ सेट पे? जैसे मुझे दलजीत के साथ काम करके बहुत मजा आया, जो मेरे लिए बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। सूरज व मंगल भारी मैंने एक फिल्म करी, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ, क्योंकि मुझे लगा था कि सिंगर हैं, और मैंने बहुत सारा काम देखा नहीं था उनकी, पंजाबी फिल्म उतनी देखी नहीं, मैं जानता था एज अ सिंगर। तो मुझे हमेशा लगता था कि अच्छा सिंगर हैं, पता नहीं कितनी एक्टिंग का क्या होगा। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। सूरज व मंगल भारी में विजय राज थे, मनोज वाजपेयी थे, मनोज पाहवा थे, सीमा भागम मैम थी, बहुत सारे लोग थे, और सब ब्रिलियंट एक्टर्स। तो आपको लगा यार बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, ये दिलजीत सर का देखते हैं क्या करेंगे। तो दिलजीत को मैंने देखा, और इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड आदमी है, इतना कॉन्फिडेंट आदमी है वो, कि मैंने कहा वाह मज़ा आ गया। वो इतना सही इम्प्रोवाइजेशन करता है, इतना मूवमेंट में रहता है वो, कि आपको लग रहा है यार ये चीज़ तो सीखने वाली है। कि आप पहले से सोच के बैठे हो कि थिएटर करके ये चीज़ ऐसे होगी, डिज़ाइन करना, लेकिन वो जितना मूवमेंट में रह के करते हैं वो बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो मुझे उस मूवमेंट में रहना और अपने आप को रिलैक्स, वो तो सिंगर भी इतने अच्छे। अभी रिसेंटली अगर उनकी बात ही चल रही है तो अभी रिसेंटली काफ़ी लोग रील भी बना रहे हैं इस पे कि कॉन्सर्ट की उनकी टिकट पहले ही बुक हो गई थी। बिल्कुल। मतलब मैं खुद, मतलब मैं लास्ट बॉम्बे में कॉन्सर्ट हुआ था तब गया था मैं। अच्छा। तब भी गया हूँ, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं आई थिंक 40 डेज या समथिंग हम साथ में थे, और बहुत मज़ेदार आदमी है। हम साथ में बैठ के लूडो खेलते रहते थे, वो लूडो के बहुत शौकीन है, तो हम लूडो खेलते रहते थे पूरा टाइम बैठ के, जब सीन हुआ सीन करा, और उसके अलावा बैठ के बढ़िया पिंड की बातें भी करते हैं, और काफ़ी मज़ेदार आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुए। और आपको लगता है कि वाह, इतना करने के बाद भी आदमी अभी भी वैसा ही है, किसी को जज नहीं कर रहा बैठ कर के ऐसा है वैसा है। हाँ, क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो
नहीं, आप कटते हो, फिर आप दूर जाने लगते हो। करेक्ट। आप जितने बड़े होते हो, कई बार ये होता है कि दूर जाने लगता है, कि आपको लगता है कि यार कितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होगा, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन ये इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि सामने वाला भी बहुत मज़े से एक्टिंग कर रहा होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया उसके साथ, मतलब दिलजीत के साथ तो मैं दोबारा काम करना चाहूँ, ऐसे वाला है कि हाँ बहुत मज़ा आदमी है। अच्छा, ये आप हो यूपी से जी। मुंबई का जो टेम्परामेंट या मुंबई का जो कल्चर है जी, क्या आपको अलग लगता है यूपी से? बहुत अलग लगता है। मैं यूपी में जब लोग कैसे लगते हैं लोग? अच्छा, मुंबई के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भी हैं, मैं दिल्ली में मेरी स्कूल कॉलेज हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो कोई मराठी भी है, कोई पंजाबी भी है। करेक्ट। यूपी के अंदर जहाँ मैं मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ था वहाँ बहुत कम थे। तो वो एक्सपोजर एक अलग अलग कम्युनिटी का वहाँ पर के आता है। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास। लेकिन उसमें एक वो भी चीज़ है कि टाइम, कहते हैं ना कई बार बाढ़ आ गई, मुंबई रुकती नहीं है, बम फट गया, मुंबई रुकती नहीं है। अरे कैसे रुकेगा, इतना महंगा है। करेक्ट है। हर किसी को अपना घर चलाना है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बंदा रिलैक्स होना चाहे तो रिलैक्स हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी भाग रही है। तो वो पहले समझना पड़ेगा कि हाँ, मुंबई शहर अपने आप में आपको रुकने नहीं देता, कि आपको हर जगह आपको भागना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली गुड़गांव से भी महंगा है मुंबई? जी, महंगा है, काफ़ी महंगा है। काफ़ी महंगा तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, मतलब अगर किसी को 1 BHK 2 BHK लेना हो तो वो क्या किस रेट पे मिल जाता है वहाँ? मतलब डिपेंड करता है आपको एरिया वाइज, जैसे दिल्ली में भी होता है, गुड़गांव में भी होगा, तो डिपेंड करता है कि आपको बांद्रा में चाहिए, पाली हिल में चाहिए, जहाँ भी जगह देखोगे उस जगह से वो बढ़ जाता है। एक तो स्पेस नहीं है, स्पेस कम है, तो आपके पास बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, जो बिल्डिंग कल्चर है वो मुंबई से सारी जगह फैला है। बिल्कुल। क्योंकि लोग वो नहीं थे, जैसे दिल्ली के अंदर घर अभी भी हैं, बॉम्बे के अंदर घर ही नहीं है, सिर्फ फ्लैट्स में रह रहे हैं। आपको कितना भी पैसा आ जाए, फ्लैट में ही रह रहे हो। मन्नत वालों को छोड़ दो। मन्नत वालों को छोड़ दो, बच्चन साहब के पास है, बच्चन साहब के बहुत सारे बच्चन साहब के बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स के। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ पेपराजी कल्चर। जी, आप तो सबसे ज़्यादा पता होगा आपको। जी जी। तो एक सही बात है ये कि बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना और ये सब, मतलब आप, मुझे लगता है आपने तो कभी नहीं बुलाया होगा। नहीं, अभी तक नहीं। तो बहुत पैसा लेने लगे हैं अब पेपराजीज। पहले देखिए, जब पेपराजी जब कल्चर ये आया था तब ऐसा सुना जाता है कि वो ये होता था कि छुप के मूवमेंट्स की पिक्चर्स लेना, लेकिन अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि अब प्रॉपर बुलाते हैं उनको लोग और वो आते हैं और वो फोटो खींचते हैं। जी, सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पर डालने के लिए वो करते हैं लोग, कुछ करते हैं, क्योंकि मैंने करा नहीं है तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ लोग बुलाते हैं। और नहीं, बात वही है ना कि अब शाहरुख सर या आमिर सर या जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उनके पीछे इतने लोग नहीं भाग रहे, क्योंकि वो पता ही नहीं रहे, वो चिपके जा रहे हैं, या जो भी चीज़ें। कुछ लोगों को ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि मुझे देखें उस तरह जैसे औरी, आप तो बड़े उनसे नहीं, मतलब मैं जानता नहीं पर्सनली, मैं औरी नहीं जानते? नहीं, मैं पर्सनली नहीं मिला। हाँ, अच्छा, मतलब मैंने भी उतना ही, जैसे अचानक ही औरी का एक ट्रेंड बन गया, सेट हो गया, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा वैसे ही मैंने उन्हें देखा। हाँ। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है उनके बारे में कि वो कहाँ से क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और इतना पॉपुलर कैसे हो गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है उनका सच में। करा तो उन्होंने पेपराजीज ने फेमस है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो कितने दिन तक, आपको फाइनली तो काम करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना। वो भी बोर हो जाएंगे आफ्टर अ पॉइंट, कुछ जब कर रहे हैं ऐसा, तो उन्हें कुछ और नया करते हैं। करेक्ट बात है। जैसे उर्फी भी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका वो एक रिदम चलता है और पेपराजीज फोटो खींचते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मैं ऐसे आऊंगी और मैं बोलूंगी नो मोर फोटोज, और ये सारी चीजें भी होती है। कभी एक्सपीरियंस करी है आपने? नहीं, मैंने नहीं करी, लेकिन हाँ होता है। अच्छा, मूवीज के जब प्रमोशंस होते हैं तो वो बुलाते हैं ना, प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं, तो प्रमोशन के लिए बुला रहे हैं ना, आपके इंटरव्यूज होंगे, आपको बुलाना पड़ेगा ताकि सारी जगह डले वो, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। तो वहाँ एक सेंस बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल अभी हो चुका है कि आपको चाहिए वो जी, कि लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इतनी भीड़ है, इतने सारा कंटेंट आ रहा है, वेब सीरीज भी आ रही है, फिल्म भी आ रही है, उसके बीच में आपका कंटेंट कैसे दिखे। तो उसके लिए जितना प्रमोशन कर सकते हैं, जो भी रास्ते ढूंढ सकते हैं, वैसे करते हैं। आप क्यों नहीं है इतना एक्टिव सोशल मीडिया पे? आई थिंक हर बड़ा सब्जेक्टिव है इंसान। मैं तो इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत कम दिए हैं, और मुझे इंटरव्यूज़ में भी ऐसा लगता है कि यार कितनी बातें करूँगा आदमी के जितनी बातें हो उतने कर लिया, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कितनी बातें करें। करेक्ट है। और कितना, अभी तो बहुत कुछ करना है ना, आपको लग रहा है अभी तो लिखना शुरू करा है एक बुक के अंदर, तो अभी कुछ भर जाएगा तो फिर आगे बताएंगे कभी। अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहे हैं? अभी आने वाले हैं, पूजा मेरी जान है फिल्म का नाम, जो अभी शायद हो सकता है चेंज हो जाए उसका नाम। मैड डॉग की फिल्म है और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, वो आने वाली है।
उसके अलावा एक पान पर्दा ज़्यादा नाम का एक शो है जो गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है, इन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया था, उनका शो है, तो वो आने वाला है। एक फिल्म मैंने लिखी है हीर सारा, वो आने वाली है। तो अभी तक ये प्रोजेक्ट है और कुछ चल रहे हैं। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच Thank you, हमारे शो पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। तो अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।